बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये आपके सामने प्लेलिस्ट शो हो रही है। आपने गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट चैनल सर्च करके डायरेक्टली आपने क्लास 12 इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने क्या करनी है, डायरेक्टली डे बाय डे जितने भी आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं आप यहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आपने डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है। जो लोग न्यू हैं, असल में मैं उनको स्पेशली कहता रहता हूँ, जो ऑलरेडी यहाँ पे बच्चे हैं उनको पता है, वो डायरेक्टली ऐसे ही वॉच कर रहे हैं। चलें जी, नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा कि हमने आज रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना है, क्लास 12। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा न्यू चैप्टर है और साथ में जो है ना थर्ड चैप्टर मतलब हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दो चैप्टर्स जो कि मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ, तमाम वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने गौर करना है। अभी आप लोगों ने जैसे ही सॉरी मैं पेन यूज़ कर लूँ, हाँ ये चीज़, तो जैसे ही आप लोगों ने जो है ना मतलब वीडियो स्टार्ट की है तो आप लोगों ने अटेंडेंस लाजमी लगानी है। ठीक है, कि मार्क यूर अटेंडेंस, यूर का आर गैप है। अच्छा, टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, हमने इस चीज़ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आपको नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप लोग रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप के कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री है बिल्कुल। ठीक है, फ्री है। इंशाल्लाह ये जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे, वो जो आपको लिंक शेयर किए जाएंगे या गाइडेंस होगी, वो आपको फ्री मिलेगी यहाँ पे। और उसके अलावा एक चीज़ जो मेजर सबसे, ये आपके काम की चीज़ है कि जब भी ये लेक्चर आप सुनने के लिए आए हैं ना, तो आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। आप नोट्स बनाते रहें। मैं डेली बेस पे मतलब भूल जाता हूँ कहने ये चीज़ें बताने के लिए, तो इस वजह से मैंने आप आज यहाँ पे लिख लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, या वो गैसेस जो हमारे बॉडी में यूज़लेस होती हैं उनको हमारे एक स्पेसिफिक सिस्टम के ज़रिए रिमूव किया जाता है, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है। अब गैसेस ज़रूरत भी होती हैं, जैसे आप बात कर लें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट की मतलब डिफरेंट सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। उस मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, अब ये एक हार्मफुल गैस है। अब इस हार्मफुल गैस का हमारी बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी है। तो ये हार्मफुल गैसेस एक स्पेसिफिक सिस्टम के ज़रिए रिमूव होती हैं। उस स्पेसिफिक सिस्टम को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो है रेस्पिरेशन। ठीक है, एक क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीथिंग का भी नाम देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम किसका नाम देते हैं, ब्रीथिंग, सॉरी हाँ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का भी हम नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो दो लेवल पे होता है। एक तो सेलुलर लेवल पे होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या चीज़ है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं कि ऐसा रेस्पिरेशन जो विद इन बॉडी अकर हो रहा हो। अब उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है उसकी ब्रेक डाउन की जाती है और एनर्जी रिलीज होता है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा डिटेल से आप लोगों को समझाना चाहूँ, तो एक्चुअली होता क्या है इसमें कि ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और उससे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, और साथ में एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, और इवन साथ में कुछ वाटर वेपर्स भी रिलीज, वाटर तो ऑफ कोर्स पहले ही बन रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो अब इस मैकेनिज्म को, इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। ठीक है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो अब इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसको ब्रेक डाउन किया गया। अब इसको ब्रेक डाउन करने के दौरान एनर्जी रिलीज हुआ है, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और इस पे साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, ये यूजलेस है। अब इस यूजलेस को हमारी बॉडी से रिमूव करना है। अब इस रिमूव करने के तरीके को
या फिर जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आया, ये दोनों चीज़ें। अब इन दो चीज़ों के लिए क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में होता क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को इन मतलब बॉडी के अंदर इनटेक किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर ले जाते हैं, ठीक है। बोथ प्रोसेस आर इंटरलिंक्ड, ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन हम बाहर से लेके आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्यों, क्योंकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलाइसिस फॉर एग्जांपल, मैंने आपको ये समझाया रिएक्शन वाला। अब इसमें वही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब ऑक्सीजन को तो हमने इनहेल करना है ना। अब दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि मैंने अभी बताया कि वो हमारी बॉडी में यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं है। अब इसको तो हमारी बॉडी से रिलीज किया जाएगा। अब इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने वाला जो सिस्टम है, दैट इज मतलब वैसे तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा होता है, बट इस सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है, ठीक है। आई होप ये छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के, अब रेस्पिरेशन हो रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो जिस जगह पे, जिस सरफेस पे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, बी मॉइस्ट एंड परमिएबल टू द गैसेस के, वही मॉइस्ट सरफेस होना चाहिए, नमी वाली सरफेस होनी चाहिए, और परमिएबल टू गैसेस की गैसेस इजीली एक्सचेंज कर सकें। बी थिन, थिन का मतलब होता है जितना स्मॉलर होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई चीज़ जितना थिक है उसका सरफेस एरिया कम है, कोई चीज़ जितना थिन है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कितना 1 mm या उससे भी लेस होनी चाहिए। रिचली सप्लाइड विद ब्लड, देखें अगर आपने गैसेस एक्सचेंज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो ब्लड लेके आता है, ठीक है, और ब्लड के जरिए ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों, ब्लड में क्या मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। अब उस हीमोग्लोबिन के जरिए क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो अब ब्लड ही नहीं होगा तो फिर रेस्पिरेशन कैसे होगी, या सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगी। तो इस वजह से क्या है कि ब्लड का होना ज़रूरी है। हैव अ वेंटिलेशन मैकेनिज्म फॉर द स्टीप डिफियन ग्रेडियंट, ठीक है, एक मतलब प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए वेंटिलेशन का, जिससे क्या हो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकें, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवरव्यू, देखिए यहाँ पे शो डायरेक्टली यहाँ पे बात की जा रही है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है उसका अपर ट्रैक और दूसरा होता है उसका लोअर ट्रैक। अच्छा भाई, ये बंदा आपको दिख रहा है, हम इसका गला काट देते हैं, सर काट देते हैं। चलें जी, ये यहाँ से इसका सर कट गया, काट दिया हमने इसका सर, देखें लाल लाल भी हो गया ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो अपर वाला रीजन है उसको हम नाम देते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और जो लोअर वाला है वो क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये नॉस्ट्रल्स आ जाती हैं, नेजल कैविटी आ जाता है, और क्या आ जाता है, फेरिंक्स आ जाता है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आ जाता है, चले भाई नहीं काटते, अब रहने दें। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आ जाता है, ये लैरिंक्स आ जाता है, ट्रैकिया आ जाता है, उसके बाद ये लंग्स वगैरह, ये ब्रोंकाई, सारा इसी में आ जाता है, ठीक है। ये जो ये सारे ये राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, ये सारी इसी में आ जाती हैं। इसी तरीके से ये ब्रोंकाई फर्दर, ये सारी मतलब चीज़ें इसी में आ जाती हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है कि अपर रीजन कौन सा है और लोअर रीजन कौन सा है, ठीक है। ये जो ये यहाँ से आप क्या लें, इसके गले से ये गला काट दिया है। अब इसके जो ऊपर वाला रीजन है वो क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ये जो लोअर रीजन है ये क्या है, आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, आगे रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एनवायरनमेंट। अब यही रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो गैसेस को एक्सचेंज करवाता है बिटवीन ब्लड एंड एनवायरनमेंट, के ब्लड से जो फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है उसे उठा के एनवायरनमेंट में डाल देता है, और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को खींच के अपने बॉडी में लेके जाता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। अच्छा, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे हमने कहा था कि डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की हम बात करें, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें हमारा सबसे पहले क्या था, नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल एक्चुअली किसका पार्ट है, नोज का पार्ट है। तो सबसे पहले हम नोज एंड नेजल कैविटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नोज है, नोज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यूज, कि ये बोन पे मुश्तमिल होता है, कार्टिलेज पे मुश्तमिल होता है, और फैटी टिश्यूज पे मुश्तमिल होता है। अब नोज जब बाहर ओपन होता है, ओपन किससे होता है, नॉस्ट्रल से। ये जो ये नॉस्ट्रल्स आपको दिखाई दे रहा है,
ठीक है। ये नॉस्ट्रल एक्चुअली क्या है, हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग्स है। और इसके बाद फिर जो इंटरनल स्पेस आ जाता है बीच में, उसको हम नेजल कैविटी का नाम देते हैं। ये जो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है ये, ठीक है। अब उसके बाद नेजल कैविटीज आर पार्टीशन बाय नेजल, जस्ट वेट, ठीक है, एक मिनट, हाँ। तो ये देखें, ये जो नेजल सेप्टम है, ये वो एक्चुअली स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, जो लेफ्ट एंड राइट जो नॉस्ट्रल्स यानी जो ट्यूब्स हैं उनको क्या करता है, अलग अलग ओपन करके रखता है, ठीक है। मतलब उनको सेपरेट करता है, नेजल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। वेस्टिब्यूल्स मौजूद होती हैं इंटीरियर पार्ट में, और जिनका काम क्या होता है कि दे कंटेन हेयर्स। अब हेयर का नॉस्ट्रल या नेजल कैविटी में क्या काम है, आप अच्छे से जानते हैं। ये आने वाले एयर डस्ट पार्टिकल्स को क्या करता है, ट्रैप करता है। अब उसके बाद लैंड बाय सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इसी नेजल कैविटी की बात हो रही है, नोज के अंदर नेजल कैविटी में क्या होता है, सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। अब इन तमाम का फंक्शन क्या है, ठीक है। ये जो नोज में हेयर मौजूद होते हैं, म्यूकस मौजूद होते हैं, सिलिया मौजूद होते हैं, इनका फंक्शन क्या है। एक तो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डस्ट पार्टिकल, जो आने वाले डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद क्या है, पैथोजेंस को भी ये क्या करते हैं कि उन्हें रोक लेते हैं। इसी तरीके से फर्दर क्या है, म्यूकस फिल्टर है, म्यूकस को फिल्टर करते हैं, मॉइस्चर द एयर, आने वाले एयर को नरम करते हैं, उसका टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं, मतलब उसे नम कर देते हैं और साथ में उसका टेम्परेचर भी रेगुलेट कर देते हैं। सिलिया मूव द म्यूकस एंड ट्रैप द पार्टिकल्स टू द फेरिंग्स, ठीक है। ये सिलिया क्या करता है, एक तो मतलब म्यूकस को पुश करता है डाउन और आने वाले डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। दो तरीके होते हैं, या तो उसे स्वालोड कर लिया जाता है, ठीक है, या तो उनको डस्ट पार्टिकल्स को स्वालोड कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है, या फिर उन्हें क्या कर दिया जाता है, स्पिट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन वार्म द टेम्परेचर, ठीक है। कि अब यही जो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, उन ब्लड कैपिलरीज का ये काम होता है कि आने वाले एयर को क्या करना है, वार्म करना है, उसका टेम्परेचर 30 के आसपास करना है। अच्छा, फेरिंग्स एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अच्छा, अब फेरिंग्स को तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। फेरिंग्स क्या है कि ये वो एक्चुअली रीजन है जो एक्ट एज अ पैसेज, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये पैसेज है फॉर बोथ एयर एंड वाटर, एयर या फिर पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इन दोनों के पैसेज के तौर पर काम करता है। अब वजह क्या है कि कनेक्ट्स नेजल कैविटी या ओरल कैविटी को एसोफेगस और लैरिंक्स के साथ कनेक्ट करता है। अच्छा, वो कैसे, इसमें यह है कि अगर ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी को वो किससे कनेक्ट करता है, आइसोफेगस से कनेक्ट करता है, ठीक है। और उसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ नेजल कैविटी की, तो नेजल कैविटी को किससे कनेक्ट करता है, लैरिंक्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें रीजन्स कौन से हैं, नेजोफेरिंक्स है और ओरियोफेरिंक्स है और लैरिंजोफेरिंक्स, मतलब ये वो 3-4 रीजन्स हैं, ठीक है, जो मिक्स मिल के काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ओरियोफेरिंक्स, मतलब ये कौन सा रीजन होगा, रीजन नियर नेजोफेरिंक्स कौन होगा, ये रीजन वो जो नेजल कैविटी के करीब होगा। ओरियोफेरिंक्स ये वो रीजन है जो ओरल कैविटी के करीब होगा। और लैरिंजोफेरिंक्स, अब ये वो दरमियानी हिस्सा है समझ लें, जिसमें लैरिंक्स भी पड़ता है और फेरिंक्स भी पड़ता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें लैरिंक्स है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और क्या आ जाती हैं, लंग्स आ जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये लैरिंक्स है, ये ट्रेकिया, और ये क्या लंग्स है, और लंग्स के साथ ये ऊपर क्या मौजूद है, ब्रोंकाई मौजूद है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद लैरिंक्स है, लैरिंक्स को हम नाम देते हैं वॉइस बॉक्स का। किसका नाम देते हैं, वॉइस बॉक्स का नाम देते हैं, लोकेटेड बिटवीन ट्रैकिया एंड फेरिंक्स। ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया से ऊपर मौजूद होता है और फेरिंक्स के बिल्कुल नीचे। ये सेंटर रीजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं इतना बोर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड मसल्स, ये कार्टिलेज और मसल का बना हुआ है।
अब उसमें एक फर्दर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस दैट प्रिवेंट द फूड ड्यूरिंग द स्वॉल्विंग। मतलब जब आप निगल रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस आपके लैरिंक्स को बंद कर देता है, जिससे जो फूड है वो डाउन नहीं जाता। ऑफ कोर्स जो लैरिंक्स है उसकी भी एक स्पेसिफिक ओपनिंग मौजूद होती है, उसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंटेन वोकल कार्ड फॉर वॉइस। ये वोकल कार्ड्स आपको इस स्ट्रक्चर में शो हो रहा है कि ये दो वोकल कार्ड्स मौजूद हैं। अब इन वोकल कार्ड्स का मौजूद है कि क्या काम है कि ये वॉइस की मतलब प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल जो मैं बात कर रहा हूँ, तो अब बात करने के पीछे एक्चुअली कारण कौन है? ये वोकल कार्ड्स हैं, ठीक है। अब ये वोकल कार्ड्स क्या करवा रहे हैं? साउंड प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है ट्रैकिया एंड ब्रोनकार्ड। ट्रैकिया क्या है? जिसको हम वेट पाइप का भी नाम देते हैं, एंड सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होते हैं। ये आपको ये जितना भी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर कार्टिलेज का बना हुआ है, और वो कार्टिलेज किस शेप के होते हैं? सी शेप के होते हैं। ये आपको ऐसे ये शो हो रहा है ये। अब ये एक्चुअली सी शेप कार्टिलेज है। अब डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी ब्रोनकाई। अब ये फर्दर मतलब डिवाइडेड होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोनकाई। यहाँ से देख लें, ये प्राइमरी ब्रोनकाई, ठीक है, ये दो प्राइमरी ब्रोनकाई। अब प्राइमरी ब्रोनकाई फर्दर सेकेंडरी में डिवाइड होता है, ये सेकेंडरी फिर टर्शरी ब्रोनकाई में डिवाइड होता है। अब टर्शरी ब्रोनकाई के बाद फर्दर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम नाम देते हैं ब्रोनक्यूल का। प्राइमरी ब्रोनकाई है वो सेकेंडरी ब्रोनकाई बनाता है, फिर सेकेंडरी ब्रोनकाई टर्शरी ब्रोनकाई बनाता है। ब्रोनकाई आर डिवाइडेड इनटू ब्रोनक्यूल्स, मतलब ब्रोनक्यूल्स में डिवाइडेड होती हैं जिसमें लेस कार्टिलेज। अच्छा, मतलब जैसे जैसे आप फर्दर आगे की तरफ जाएंगे ना, तो उसमें जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है ना, जो मवाद है उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट है एल्वुलाई, ठीक है, एंड गैस एक्सचेंज। अब एल्वुलाई वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कह लें, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। इसको हम किसका नाम देते हैं? एल्वुलाई का नाम देते हैं। एक्चुअली एल्वुलाई बनते कैसे हैं? यही जो ब्रोनकाई हमने ऊपर डिस्कस किया था वो फिर एल्वुलर डक्ट्स बनाती हैं। एल्वुलर डक्ट्स फिर क्या बनाती हैं? एल्वुलाई बनाती हैं। एल्वुलाई क्या है? टाइनी एयर सैक्स हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, कि ये वो एयर सैक्स हैं जो क्या करती हैं? गैस एक्सचेंज करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एल्वुलाई की तादाद कितनी है हमारे लंग्स में? तो अराउंड अबाउट 700 मिलियन एल्वुलाई मौजूद होते हैं। लाइन विद सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स ऐसे केमिकल होते हैं जो रिड्यूस द सरफेस टेंशन को कम करते हैं। एल्वुलाई, ये एल्वुलाई की इनर साइड है, यहाँ पे इनर साइड पे सरफेक्टेंट्स मौजूद होती हैं। उन सरफेक्टेंट्स का फंक्शन क्या होता है कि प्रिवेंट द एल्वुलर कोलैप्स, एल्वुलाई को कोलैप्स होने से बचाती हैं, एंड इनहेंस द गैस डिफ्यूजन, और गैस को डिफ्यूज करने में मदद देते हैं ताकि वो इजीली जो गैस है वो एल्वुलाई की वाल्व्स में डिफ्यूज हो जाए। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। जिंदा हो या उड़ गए हो? थक जाता है ना बंदा। मैं तो चले बोल रहा हूँ। वो एक स्टूडेंट है और व्हाट्सएप ग्रुप से व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ था, तो कहते हैं सर वहाँ पे तो आप ब्ला 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 करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं इतना ज़्यादा, यहाँ पे तो आप बोलते ही कुछ नहीं, आपसे कुछ पूछे तो रिप्लाई तक नहीं करते, आप इतने बिजी हैं। तो वो बात मुझे याद आ गई वहाँ से कि यहाँ पे मैं तो बोल ही जा रहा हूँ, अब डिपेंड करता है कि आप कितना सुन रहे हैं उसको। अच्छा जी, आगे है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई की बात करें तो ये 0.1 माइक्रोमीटर थिक है, सराउंडेड बाय डेंस कैपिलरी नेटवर्क। मतलब इसमें ये आप बेशक देख सकते हैं कि ये सारे किससे सराउंडेड है? ये सारे कैपिलरीज हैं, ये ब्लू ब्लैक रेड वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर द कैपिलरीज एंड अलाइन विद द मॉइस्ट सेक्मस एपिथेलियल। और इनकी जो मतलब सरफेस है वो मतलब एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, और कौन सी? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल है, ओके। कोलेजन एंड इलास्टिन, मतलब इसमें प्रोटीन मौजूद होता है जिसका क्या काम होता है? एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग। देखें एल्वुलाई में जब एयर आता है तो वो एक्सपेंड होती है किसी न किसी हद तक, तो वो एक्चुअली दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलास्टिन, वहाँ पे इलास्टिक प्रोटीन मौजूद होता है। उसके बाद है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। आपको पता है लंग्स के हमारे दो ही लंग्स होते हैं, एक राइट लंग होता है और लेफ्ट लंग होता है। राइट लंग में 3 लोब्स होती हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर, और जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है। स्पेस फॉर हार्ट मतलब इसमें मौजूद होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जो
लंग्स लाई अबव द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर मौजूद होती हैं, ठीक है, इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी एक्चुअली आप कह सकते हैं चेस्ट कैविटी, ठीक है, चेस्ट कैविटी। अब उस चेस्ट कैविटी के अंदर क्या मौजूद होती हैं, ऑफ कोर्स उसमें हार्ट में मौजूद है, ठीक है। अब उसके बाद कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन, अब वो जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज़ प्लूरल मेम्ब्रेन। कभी कभी आपने फील किया होगा, आप लंबी जब सांस लेते हो तो आपका सीना दर्द करता है, तो एक्चुअली वो मसला किस में होता है, उस प्लूरल मेम्ब्रेन में होता है, वो उसमें पेन होती है, मतलब उसमें इन्फेक्शन होती है तो वो पेन करता है, ठीक है। तो आई होप, मेरे ख्याल से आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, यहाँ तक था। मैं फिर कह रहा हूँ भाई हजरात लोगों, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, आप लोगों का फ़ायदा ही है, ठीक है। हाँ, आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो अटेंडेंस है वो फिर अपनी लगा लें, ठीक है, और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ये आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही लेक्चर की नोटिफिकेशन मिले मेरे शेयर फ़ौरन पहुंच जाए, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।